Hello everyone, welcome back to Proxy Gyan. Welcome to this NCERT series of history, जहाँ पर हम themes in Indian history part 1 को cover कर रहे हैं. So in our last lecture, students, we were talking about chapter number 3, that is theme 3, जिसमें हमने बात की थी कि समाज में क्या सोशल आपको डिविजन्स देखने को मिले, सोशल अपग्रेडेशंस देखने को मिले, वर्ण सिस्टम क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्या वर्ण सिस्टम फॉलो होता था, क्या सारे राजा क्षत्रिय ही हुआ करते थे, जो एक्सेप्शंस थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा. सो वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर. उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में. सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can get the updates on all the latest videos and all the latest content. Apart from that, students, आपको और क्या करना है, तो आपको हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है. टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. यू हैव टू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, फॉर द क्विज, फॉर द मॉक एंड फॉर द पीडीएफ्स ऑफ द क्लासेस. चलिए शुरू करते हैं विद पॉइंट नंबर 4, हेडिंग नंबर 4 फ्रॉम थीम 3 ऑफ पार्ट 1, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस. सो बेसिकली आपके ये जो चैप्टर का जिस्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है दैट हमने बात की कि समाज में क्या चल रहा था उस समय. तो अभी बात हो रही है द सोशल स्टेटस एक्चुअली ऑफ डिफरेंट क्लासेस वाज डिटरमाइंड बाय द एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जितनी लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उतना ही लोगों का सोशल स्टेटस हुआ करता था उस समय में, उस समाज में. So now students, when we are talking about the social status, as I told you, it was on the basis of property, right? जितनी प्रॉपर्टी उतना अच्छा सोशल स्टेटस. अब प्रॉपर्टी के डिवीजन की बात करें तो आपको दो हेड्स देखने को मिलते हैं, दो तरीके. एक तो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब जेंडर के बेसिस पे प्रॉपर्टी पुरुषों के पास ऑब्वियसली ज्यादा होगी, मोर टू मेल्स देन फीमेल्स. और दूसरा वर्णास के बेसिस पर प्रॉपर्टी, वर्ण सिस्टम के आधार पर प्रॉपर्टी. तो अगर जेंडर बेस्ड प्रॉपर्टी के जो मनुस्मृति के हम आयाम पढ़ें तो लिखा हुआ था मनुस्मृति में कि पेटर्नल एस्टेट जो है, जो पिता की संपत्ति है, वो पुत्रों के पास जाएगी पेरेंट्स की मृत्यु के बाद. और उसमें भी एक आपने प्रैक्टिस पढ़ी होगी, नहीं तो आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, प्राइमोजेनिचर. प्राइमोजेनिचर ज्येष्ठाधिकार जिसे कहते हैं, मतलब ये मेडिवल इंडियन टाइम्स में बहुत पॉपुलर थी. पिता की प्रॉपर्टी एल्डेस्ट सन के पास जाएगी, इट विल बी ट्रांसफर टू द एल्डेस्ट सन आउट ऑफ ऑल द सन्स. ओके, सो ये जो है प्रावधान मनुस्मृति में दिए हुए थे. एंड विमेन के पास कोई भी रिसोर्सेस पे शेयर नहीं था. नाउ स्टूडेंट्स, विमेन के पास फिर क्या था, तो विमेन के लिए स्त्री धन की बात की गई. स्त्री धन क्या है? स्त्री का धन, विमेन की वेल्थ. जो भी मैरिज के समय एक लड़की को गिफ्ट दिए जाते थे, महिला को गिफ्ट दिए जाते थे, वो उसका स्त्री धन कहा जाता था. और महिला का जो स्त्री धन है वो महिला का ही होता था. महिला चाहे तो अपने बच्चों को उसको इनहेरिटेंस का राइट दे सकती थी, वो उसके बच्चों द्वारा इनहेरिट किया जा सकता था विदाउट हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट. तो स्त्री धन पर, महिला के स्त्री धन पर पुरुषों का, पतियों का कोई भी क्लेम नहीं था. मनुस्मृति ने यह भी वार्न किया स्टूडेंट्स कि विमेन जो है वो फैमिली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकती, इवन खुद के वैल्यूएबल्स को भी होल्ड नहीं कर सकती बिना हस्बैंड की परमिशन के. हस्बैंड से परमिशन लेनी है तभी प्रॉपर्टी राइट्स महिलाओं को दिए जाएंगे. बट क्या ऐसा फॉलो होता था? एक्सेप्शन है प्रभावती गुप्ता, वाकाटक रानी, वाकाटक क्वीन, जो कि एक एक्सेप्शन के तौर पे हमारे सामने है, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी, लैंड ग्रांट्स को दूसरों को देती थी, राइट. तो हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि बिल्कुल महिला और पुरुष के बीच में डिफरेंसेस थे, विद सम एक्सेप्शंस फ्रॉम द एफ्लुएंट फैमिली, फ्रॉम द अपर क्लास women. And students, as I have told you, that social status was decided on the basis of economic conditions. So one of the reason why there were social differences between men and women was because of the access to resources. पुरुषों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी, पुरुषों के पास ज्यादा आप कहिए कि सोशल स्टेटस. ओके, दूसरा जो है डिवीजन आपको वर्ण सिस्टम के बेसिस पर देखने को मिलता है. वर्ण सिस्टम के बेसिस पे आप जो डिवीजन देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि ऑक्यूपेशन जो है शूद्रास के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे 3 वर्णों की सेवा करना खुला हुआ था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमने पढ़ा है पिछले क्लास में. तो शूद्र वर्ण के लोग जो थे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन, एक ही काम जो है दिया गया था, वो था बाकी 3 वर्णों की सेवा करना.
अगर ये वर्ण सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा होता, कहीं बहुत बड़े एक्सटेंट तक, लार्ज एक्सटेंट तक फॉलो हो भी रहा था, तो समाज में वेल्दीएस्ट मैन ब्राह्मण और क्षत्रिय भी होते। सो इसमें भी हम कहेंगे कि एक्सेप्शंस कुछ हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र आपको बताते हैं कि एक्सेस जो है प्रॉपर्टी का वो आप ब्राह्मण्स या फिर क्षत्रियों को ही देंगे, बट दैट वाज नॉट द केस ऑल अराउंड। ओके, दैट वाज नॉट द केस ऑल अराउंड। अब अगर हम बात करें कि ब्राह्मण टेक्स्ट क्या कहते हैं, तो वर्ण एक बेसिस है ब्राह्मण टेक्स्ट के अनुसार टू अक्वायर द प्रॉपर्टी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार शूद्रास की जो जॉब है वो है ओनली टू सर्व द अपर थ्री वर्णास। सो देयरफॉर इट ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन, एज पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट शूद्रास हैज नो प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, एज पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट शूद्रास हैड नो प्रॉपर्टी राइट्स। वैश्यास बिजनेस के थ्रू अक्वायर कर सकते थे प्रॉपर्टी, और इसके अलावा 7 वेज भी दिए गए हैं जिसमें मेन कैन अक्वायर एंड 6 वेज जिसमें विमेन कैन अक्वायर प्रॉपर्टी। ये यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है इस बॉक्स में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 7 तरीके दिए हुए हैं किससे पुरुष प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं, एंड 6 तरीके दिए गए हैं जिससे महिलाएं प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती हैं। ओके, एंड यस, ब्राह्मण्स रिच भी थे, पुअर भी थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स को चैरिटी या दक्षिणा के माध्यम से प्रॉपर्टी दी जाती थी, बट क्षत्रियास वर द रिचेस्ट पीपल, राइट। ये आप कुछ प्रॉपर्टी के डिविजन के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे आप देखेंगे कि बुद्धिज्म, अब ऐसा हमेशा तो फॉलो नहीं हो रहा होगा, राइट। तो मैं आपको समरी बताती हूँ। बुद्धिज्म में आपने क्या देखा? आपने देखा कि बुद्धिज्म में वी हैव टॉक्ड दैट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कास्ट सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। कास्ट सिस्टम को बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपके क्रिटिसाइज करते हैं। क्या कहते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट? सो ब्राह्मण कास्ट सिस्टम को सीवियरली क्रिटिसाइज किया जाता है बाय बुद्धिज्म, एंड द बेस्ट नोन क्रिटिसिज्म्स डेवलप्ड इन अर्ली बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। जब बुद्धिस्ट कहते हैं कि बाय बर्थ आप सोशल स्टेटस नहीं दे सकते, इनइक्वालिटी है समाज में, ध्यान से समझेंगे, समाज में असमानता है, पर ये जो इनइक्वालिटी है ये नेचुरल नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। मतलब बुद्धिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये चेंज हो सकते हैं, ये बाय बर्थ नहीं बाय प्रोफेशन है, एंड देयरफॉर समाज में जो असमानता है वो बदल सकती है। जो शूद्र है जरूरी नहीं वो शूद्र ही रहे, वो गरीब ही रहे, वो वैश्य का भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकता है, वैश्य ब्राह्मण्स का, ब्राह्मण शूद्र का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आपको बुद्धिज्म का एक क्रिटिसिज्म याद रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वह व्यक्ति जो कि चैरिटेबल था उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट थी समाज में। वह व्यक्ति जो कि अपने लिए वेल्थ कलेक्ट कर रहा था उस व्यक्ति के लिए हेट्रेड थी समाज में। तमिल संगम की अगर हम बात करें तो तमिल संगम एंथोलॉजीज ऑल्सो इलस्ट्रेट द इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप्स। वो बताती हैं कि हाँ समाज में, तमिल संगम एंथोलॉजीज भी आपको बताती हैं कि समाज में देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर, and those who controlled resources were expected to share them. So तमिल संगम लिटरेचर भी आपको बताता है कि जो पैसे वाला था उसको अपने रिसोर्सेस को शेयर करना अच्छा माना जाता था, या शेयर करे वो, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था। ओके, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आगे बहुत सारी जो है हिस्टोरिकल टेक्स्ट को हैंडल करने के तरीके दिए हैं, अलग अलग इलस्ट्रेशंस दिए हैं। तो उसका जस्ट मैं आपको बताऊंगी कैसे महाभारत की स्टोरी लेकर के और क्या क्या टेक्स्ट को डिकोड करने की कोशिश की गई है, राइट। सो इट विल बी द एक्सप्लेनेशन अंडर द पॉइंट नंबर 6, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को जब एनालाइज करते हैं तो वो कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, ये लैंग्वेज ऑर्डिनरी भाषा है, आम लोगों की भाषा है, या फिर प्रीस्ट और एलीट की भाषा है। प्रीस्ट, ब्राह्मण, क्षत्रियों की भाषा है, राजाओं की भाषा है। ठीक है, दूसरा किस तरीके का टेक्स्ट है, काइंड ऑफ टेक्स्ट, ये मंत्र के फॉर्म में है, ये स्टोरी के फॉर्म में है, या फिर ये पोएम पोएट्री के फॉर्म में है। ऑथर का क्या नजरिया रहा होगा किताब को लिखते समय, ऑडियंस क्या रही होगी, किसको सोच करके उन्होंने लिखा होगा, क्या डेट ऑफ कॉम्पोजिशन है, क्या कंपाइलेशन ऑफ टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में किस बैकग्राउंड में वो टेक्स्ट लिखा गया होगा,
एंड ऑल्सो द प्लेस ऑफ कॉम्पोजिशन, कहाँ पर वो किताब लिखी गई होगी, किस जगह पर, क्या वहां के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशंस रह गए होंगे। ओके, सो हम एग्जाम्पल के लिए आपके एनसीईआरटी में संस्कृत लैंग्वेज महाभारत ली गई है। संस्कृत लैंग्वेज महाभारत को एनालाइज करने का एक अटेम्प्ट किया गया है। सो स्टूडेंट्स, संस्कृत जो कि महाभारत में यूज की गई है, वो वेद और प्रशस्तियों के कंसिडरेशन में वो संस्कृत भाषा आसान है। द संस्कृत यूज्ड हियर इज सिंपलर, द संस्कृत यूज्ड हियर इज सिंपलर देन संस्कृत यूज्ड इन महाभारत is simpler than संस्कृत ऑफ वेदास, संस्कृत ऑफ प्रशस्तीस। ठीक है, तो प्रशस्तीस यानी इंस्क्रिप्शंस और वेदों में जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है वो डिफिकल्ट है, और महाभारत की संस्कृत की अगर हम बात करें तो वो काफी इजी भाषा है, काफी इजी अंडरस्टैंडेबल संस्कृत आपको देखने को मिलती है। सो इट वॉज प्रोबेबली बेटर टू बी अंडरस्टूड कि जो है संस्कृत भाषा आसान थी, कॉमन मैन उसको समझ सकते थे। अब ये लिखा किसने टेक्स्ट? सो द ओरिजिनल स्टोरी वाज कंपोज्ड बाय चैरियट बार्ड्स नोन एज सूतास, जो कि क्षत्रिय वॉरियर्स को बैटलफील्ड में असिस्ट करते थे, अकंपनी करते थे। ठीक है, तो ये जो वर्सेस है ये किसने लिखे हैं? चैरियट बार्ड्स ने लिखे हैं, जो कि क्षत्रिय राजाओं को, क्षत्रिय योद्धाओं को युद्ध के फील्ड में हेल्प करते थे। उनकी विक्ट्री में, उनकी आप कहिए कि प्रेज में जो पोएम्स लिखी गई, उनके अकम्पलिशमेंट्स को हाईलाइट करते हुए वही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये कॉम्पोजिशंस ओरली सर्कुलेट हुई। 5th सेंचुरी BCE के आसपास ब्राह्मणास ने इसे लिखा, इसे जो है आप कहिए बिगिन कमिटिंग दिस टू राइट। ओके, स्टार्टेड राइटिंग इट नाउ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। वो इंफॉर्मेशन है कि व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर डू यू गेट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर डू यू गेट ड्यूरिंग एंशिएंट इंडियन टाइम्स। ओके, तो आपने शायद पढ़ा होगा श्रुति और स्मृति टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, श्रुति और स्मृति टेक्स्ट के बारे में। तो श्रुति और स्मृति टेक्स्ट क्या है? आप बेसिकली लिटरेचर को डिवाइड कर सकते हैं फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अंडर 2 हेड्स, श्रुतिज एंड स्मृतिज। श्रुतिज आर टू बी हर्ड, श्रुतिज वो हैं जो कि सुनी सुनाई बातें हैं और बाद में जाकर के कहीं कंपाइल हुई, हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, हर एक कल्चरल बिलोंगिंग में, ग्रुप में, और नहीं तो कुछ स्टोरीज होती हैं। राइट, हम सबके घरों में कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं और कहा जाता है कि भाई हमें हमारे परदादाओं ने सुनाई थी, उन्हें उनके परदादाओं ने सुनाई थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन सुनी सुनाई कहानियां हैं जो कि स्प्रेड होती है, और स्मृति लिटरेचर होता है टू बी रिमेम्बर्ड, जो कि याद होती है या फिर जो कि बधित होती है। बधित मतलब कर्म बधित, मतलब रिटेन। ठीक है, ये आपको रिटेन मिलती है, और श्रुति जो है वो सुनी सुनाई है और बाद में जाकर के कंपाइल की जाती है। ओके, सो महाभारत इज अ पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग। तो हम पढ़ रहे थे कि 5th सेंचुरी BC के आसपास ब्राह्मण्स ने ये जो है लिखना शुरू किया। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि इस समय समाज में सोशल वैल्यूज जो थी वो चेंज हो रही थी, और इसीलिए शायद महाभारत के हमें अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे, शायद महाभारत में हमें सोशल वैल्यूज रिप्लेस्ड मिलेंगी कंसिडरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दैट टाइम। राइट, एंड स्टूडेंट्स, दूसरा जो फेज है वो हमें देखने को मिलता है लगभग 200 BC के आसपास, जब भगवान विष्णु की जो है वर्शिप बढ़ रही थी और कृष्ण को विष्णु के अवतार जैसे, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार से आइडेंटिफाई किया जा रहा था। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये सारे इन्फ्लुएंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ऑल दीज एडिशंस मेड द टेक्स्ट, और फिर ये टेक्स्ट जो है ट्रेडिशनली इज एट्रीब्यूटेड टू ऋषि वेद व्यास। ऋषि वेद व्यास को ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है जी, सो इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। महाभारत की केस स्टडी लेकर के और आपको समझाया गया है। और अगर और हम बात करें तो महाभारत काफी डायनेमिक टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखा गया है। सेंट्रल स्टोरी सेम है,
एपिसोड्स में थोड़े थोड़े आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे अलग अलग महाभारत के वर्जन्स में, राइट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ की वर्ड्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपका रिविजन करा देती हूँ। कुल के बारे में आपने पढ़ा, कुल क्या है, फैमिलीज। उसके बाद हमने पढ़ा किन के बारे में, किन क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन लीनिएज। पैट्रिलिनी जहाँ पे पेटर्नल साइड से लीनिएज हो, मैट्रिलिनी जहाँ पे मेटर्नल साइड से लीनिएज हो। मेट्रोनिमिक्स हमने पढ़ा, मेट्रोनिमिक्स क्या था, इफ यू आर डिराइविंग द नेम्स फ्रॉम योर मदर्स फैमिली, दैट इज मेट्रोनिमिक्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको रिविजन करा रही थी। और एक वर्ड था वाणिक, VANIK। वाणिक जो है मर्चेंट्स के लिए टर्म यूज किया गया था संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये टर्म से अक्सर हमने देखा है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो ये टर्म्स आप मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो वर्ण सिस्टम, गोत्र सिस्टम का क्या आप कहिए कि कॉन्टेक्स्ट था, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, चाइनीज ट्रैवलर कौन थे, फाहियान या यून सांग वो कौन से समय में आए, उन्होंने चंडालास के बारे में क्या कहा, महाभारत की सेंट्रल स्टोरी क्या है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज द होल जिस्ट, होल समरी ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास आई बी ब्रिंगिंग द स्टोरी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 4। ऑल्सो ये आपके सामने जो टेबल है इसको आप थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। इफ यू आर कंसिडरिंग इट, यू विल बी क्लियर ऑन क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन योर माइंड, राइट। याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये चरक और सुश्रुत संहिता मेडिसिन पे लिखी हुई किताबें हैं चरक और सुश्रुत द्वारा। सो ये 100 CE में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। ड्रामेटोलॉजी पे किताब है, 300 CE में आपको देखने को मिलती है, ओके। और कालिदास की किताबें लगभग 400-500 के समय काल में आपको देखने को मिलती हैं। आर्यभट्ट, वराहमीर की किताबें ये भी आपको जो है देखने को मिलती हैं इसी समय काल की। तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए पाणिनि की अष्टध्यायी 500 BC, इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आ चुके हैं आपके एग्जाम में, ओके। ताकि अगर पूछे जाए तो आपको ये क्रोनोलॉजी भी समझ में आए। चलिए, so with this I'll take bid adieu from all of you. Now what you have to do is you have to like the class if you like this session. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे थीम फॉर थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। एंड अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड ऑल्सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसी ज्ञान। एंड स्टूडेंट्स, you have to connect with us on Telegram. Thank you so much. Stay tuned. Keep studying. See you all in next class. Thank you.